आज अमेरिका की स्थिति ये है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक पतली गली तलाश रहे हैं, किसी तरह युद्ध से बचकर निकल जाएँ। और इस बात को मेजर जनरल जीडी बख्शी ने उन सबसे पहले भाँप लिया था। उन्होंने बहुत शुरू में ही ये कह दिया था कि ईरान इस युद्ध में जीतेगा और ट्रंप को इस युद्ध को छेड़ने का सबक सीखना पड़ेगा। जनरल जीडी बख्शी, क्या आप बताएँगे नई परख के दर्शकों को, हालाँकि आप कई मंचों पे इस बात को कह चुके हैं, लेकिन नई परख के दर्शक एक बार फिर आपसे सुनना चाहते हैं कि आखिरकार वो कौन से आधार थे जिनके आधार पे आपने बहुत पहले ही इस बात का पूर्वानुमान लगा लिया था कि इस दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत होने के बावजूद अमेरिका इस युद्ध में ईरान के मुकाबले कामयाब नहीं हो पाएगा? देखिए साहब, बात ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद कहा था कि मेरे पहले 7 अमेरिकी राष्ट्रपति बेवकूफ थे, उन्होंने ईरान को छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। ये मैं हूं जो ईरान को आड़े हाथ लेगा, रिजीम चेंज करूंगा। बाद में बोल दिया रिजीम डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ईरान को एज अ नेशन स्टेट 6000 साल पुराना मुल्क मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उस वक्त भी देखिए जो मिलिट्री आंकलन है, वो सारे जो मिलिट्री एनालिस्ट थे, अमेरिका के टॉप मिलिट्री एनालिस्ट, ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट, कर्नल स्कॉट रिटर, कर्नल मैकग्रेगोर, प्रोफेसर बियर शाइमर, ये तमाम जो एनालिस्ट जो उन्होंने किया, हम लोगों ने भी जो अपना एनालिसिस किया, उसके मुताबिक हमने देखा कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल की युद्ध शैली को समझ लिया है और उसका तोड़ बना चुके हैं। उनकी एयरफोर्स ना के बराबर, नेवी ना के बराबर, लेकिन उनकी मिसाइल्स 3000 का पहला अनुमान था, 5000 से ज्यादा हैं। उनके ड्रोन्स रूस ने इस्तेमाल किए हैं यूक्रेन के खिलाफ, और अब उनको अपग्रेड करके शाही ड्रोन्स को गेरान 2 बना के ईरान को वापस दिए। तबाही मच रही है पूरी जगह। पिछली देखिए साहब, फॉर नेशनल सिक्योरिटी फोरकास्टिंग you cannot go by single event forecasting. This is important to understand. कोई आदमी single event algorithmic forecasting 100% accurate नहीं कर सकता। नेशनल सिक्योरिटी में हम लोग पैटर्न मॉडलिंग करते हैं कि भाई पैटर्न क्या है। पैटर्न्स टेंड टू परसिस्ट एंड रिपीट देमसेल्व्स साइक्लिकली, यानी पैटर्न्स बने रहते हैं। अगर पानी में वर्लपूल आया है तो वो बना रहेगा, यहाँ टूटेगा तो आगे जाके बनेगा। वेरी गुड। हैव यू अंडरस्टूड? पैटर्न्स रिमेन कांस्टेंट। तो हाउ डू यू जज पैटर्न्स ऑफ वॉर कि भाई पिछली लड़ाई में क्या हुआ, उसके पहले लड़ाई में क्या हुआ। पिछले साल ईरान इजराइल की लड़ाई 12 दिन की हुई, दोनों की बस हो गई थी 12 दिन के अंदर, दोनों की बस हो गई थी। इजराइल सीज फायर मांग रहा था, अमेरिका से गुहार लगा रहा था कि साहब, बहुत कम लोग जानते हैं कि $50 अरब का नुकसान इजराइल को झेलना पड़ा था ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स की वजह से। छुपा दिया गया, वो नहीं आने देते अपना नुकसान, कोई भी देश करता है। जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उसके बारे में कह रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं, जून 2025 12 डे वॉर, ठीक है। तो साहब इस बार भी हमको अंदेशा था कि इस बार ही तो ज्यादा ताबड़तोड़ फायर चल रहा है। जो देखिए, ये एक मिसाइल इक्वेशन है, मैथमेटिकल मिसाइल इक्वेशन। कितने इंटरसेप्टर इजराइल के पास, अमेरिका के पास, कितने हमलावर मिसाइल ईरान के पास, ये दोनों का समीकरण है, इक्वेशन है। ये डिसाइड करेगी कितनी देर लड़ाई चलेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है साहब। और इस इक्वेशन के मुताबिक जो अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल हैं, पूरे साल की प्रोडक्शन 650, थर्ड मिसाइल है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, पूरे साल की प्रोडक्शन 200। ईरान की प्रोडक्शन 1000 मिसाइल से ज्यादा प्रति ईयर, ठीक है साहब, 100 मिसाइल प्रति दिन। तो ये तो आप समझ लीजिए 100 × 12,000 मिसाइल वो साल के पैदा वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो 1200 मिसाइल वो साल के प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके चलते क्लियरली एक अटैकर मिसाइल को रोकने के लिए दो इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करने पड़ते हैं, 2 पेट्रियट 2 थर्ड कम अज कम।
हर ड्रोन जो आ रहा है उसको फायर रोकने के लिए 2 मिसाइल फायर करने पड़ेंगे कम से कम, क्योंकि आपको कोई अंदाज नहीं कि ये ड्रोन है या मिसाइल है। रडार पे जो आएगा उसको उसको रोकना पड़ेगा। ईरान के पास जो ड्रोन्स का जखीरा है 30 से 80 हजार है। ओह, टेल मी हु विल विन। सिंपल मैथमेटिक्स है साहब, सिंपल मैथमेटिक्स है। और कॉस्ट, एक ड्रोन का कॉस्ट 20 से 30 हजार डॉलर है। एक मिसाइल जिसने इंटरसेप्ट करना उसका कॉस्ट 2 बिलियन एंड मोर, डिपेंडिंग ऑन कौन सा मिसाइल। अच्छा, किसकी पहले मुंह से झाग निकलेगी, इट इज नॉट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम जो फौजी हैं जिन्होंने खूब लड़ाइयां देख ली हैं, हमको ये साफ दिख रहा था। मुझे हैरत है कि अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को किसी की सुनने की आदत नहीं है, कोई ब्रीफिंग नहीं सुनते, पेशेंस नहीं है। शौक है कि मैं टीवी के सामने कैमरे बोले जाऊं, ट्वीट पे ट्वीट करे जाऊं, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ठीक है साहब, और थोड़ा फुर्सत निकालनी पड़ेगी ना साहब ब्रीफिंग अपने प्रोफेशनल्स की, एक्सपर्ट्स की सुनने के लिए, और फिर उनको थोड़ा कदर से सुनना पड़ेगा ना साहब। डैन के, जनरल डैन के, अमेरिकन चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, लड़ाई के पहले जब डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी थी, उसने 2 टूक शब्दों में कह दिया था, साहब हम युद्ध के लिए तैयार हैं, जो आदेश दो, जो हुक्म दो मेरे आका वो होगा, लेकिन रिजीम चेंज तब तक नहीं हो सकता जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड ना डाले जाए। नंबर 1, हमारे को जानी माली नुकसान होने का अंदेशा है, अमेरिका में बॉडी बैंक आएंगे, आपको पॉलिटिकली तैयार रहना पड़ेगा ये सहने के लिए। नंबर 3, जो हमारा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा है वो काफी खर्चा हो चुका है, वो बहुत बुरी तरह से डिप्लीट हो जाएगा अगर कहीं और कंटिजेंसी छिड़ गई, चीन के खिलाफ, रूस के खिलाफ लेने के देने पड़ जाए। अब ये सब सुनने के बावजूद अगर आप हमला करते हैं तो फिर आई थिंक वी हैव टू क्वेश्चन योर सैनिटी। मुझे हैरानी ये है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का तो द लेस सेड द बेटर। मुझे हैरानी ये है कि हमारे इजरायली दोस्त, और एज अ मिलिट्री मैन मैं बहुत इज्जत करता हूं, जनरल जेकब जो कि ज्यू है, हमारे देश के मास्टर जनरल माने जाते हैं। ठीक है, वो बेचारे मेरे को बहुत चाहते थे, मतलब काफी रिटायरमेंट के बाद मैंने घंटों 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 उनके साथ लगाए हैं। वो एक किस्म से मेरे मिलिट्री गुरु थे, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट एनालिसिस के लिए बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। वो बहुत साफ कहते थे कि लड़ाई में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यू कांट बी सब्जेक्टिव। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी फीलिंग है कि साहब हो जाएगा, फीलिंग पे नहीं चलता साहब, हार्ड फैक्ट्स। What are the hard facts? What is the size of your anti-ballistic missile arsenal? Simple. और ये मैथमेटिकल इक्वेशन के बाद एक इक्वेशन आती है जिसमें इंटेंजिबल्स हैं। वो इंटेंजिबल है विल टू फाइट, मोराल। ठीक है साहब, ईरान 6000 साल पुरानी सभ्यता है, ये शिया है, मार्टियरडम इनके खून में है। हर साल ये छाती पीट के, सर पीट के रोते हैं, हाय हसन हम न थे। इमाम हुसैन, इनमें पनिशमेंट अब्सॉर्ब करने का मादा बहुत है साहब। मैक्सिमम आई वुड प्लेस इट वियतनाम के बराबर का। ठीक है, वियतनाम के बराबर का। 8 साल लड़ गए सद्दाम हुसैन के बरखिलाफ, इराक के बरखिलाफ। बत्ती बंद करती थी उसकी, 1 मिलियन कैजुअलिटीज हुई थी लेकिन उफ नहीं करी। तो मुझे समझ नहीं आया आपने क्या पी के ये अंदाज लगाया कि 2 दिन में हम कीड़े की जैसे मसल दें। मैं बताता हूं उसकी वजह क्या थी जी, इनसाइड स्टोरी दे रहा हूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बता रहा हूं कि मोसाद ने एक बहुत अच्छा एआई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, पैटर्न ऑफ लाइफ। पैटर्न ऑफ लाइफ, हाँ। और वो सॉफ्टवेयर क्या है? वो फलसफा नया लड़ाई का, एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू थ्योरी ऑफ वॉर, कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के पहले हिटलर को मार डालो, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के पहले स्टालिन को मार डालो, मार्शल ज़ुकोव को मार डालो, या
क्या कहते हैं, आइजनहावर को मार डालो, मतलब खत्म कर दो। फर्स्ट डे ऑफ द वॉर हिट द टॉप लीडरशिप। तो पहली बार इजराइल की मोसाद, यानी वो मोसाद टॉप एजेंसी है, हिजबुल्लाह के बरखिलाफ, जी, हिजबुल्लाह के बरखिलाफ, राइट। हाँ, उनका नासरुल्लाह मार दिया, नंबर 2 आया उसको मार दिया, 3 आया उसको मार दिया, 4 को मार दिया, कोई बनने को तैयार नहीं था हिजबुल्लाह का कमांडर, और हिला के रख दिया। वो सबसे तगड़ी इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन थी पूरे मिडिल ईस्ट में। 2003 के युद्ध में उन्होंने नाको चने चबवा दिए थे इजराइल की फौज के भी। वो खलास हो गए साहब, 2-3 दिन के अंदर उनके घुटने टिक गए। ये पहली बार इस्तेमाल हुआ था, बड़ी शौक लगी थी। दूसरी बार ये टेक्निक इस्तेमाल की गई ईरान के बरखिलाफ पिछले साल 2025 जून में। जी, ओपनिंग डे ऑफ द वॉर कोई 20-30 ईरानी कमांडर मार दिए, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर ठोक दिए, और ईरान हिल गया। फिर भी उसको 18 घंटे लगे पलटवार करने में। फिर अमेरिका की CIA ने ये सोचा, वाह वाह क्या बात, ये है तरीका सस्ती टिकाऊ लड़ाई कि बगैर लड़े आप वाह वाही हासिल जी। तो उन्होंने मादुरो के खिलाफ किया। बेचारे मादुरो की को और उसकी पत्नी को पकड़ के ले गए, और ऐसे जैसे गोरिल्ला छाती पीटता है ना, क्रीक बुड्डोलो, ना हमारे जैसा कोई था, ना कोई है, ना कोई आएगा, वगैरह वगैरह। अब साहब वेनेजुएला, माफ कीजिए, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वहां के लोग, मेरा बेटा काफी सेल करता था वहां मर्चेंट नेवी में वेनेजुएला, बट वेनेजुएला इज मोर नोन फॉर इट्स मिस यूनिवर्स पेजेंट, मिस वर्ल्ड पेजेंट। वो लड़ाके लोग नहीं है बेचारे, लेकिन वो भी सीख जाएंगे मार खा खा के। आप देखना थोड़ा देर, ये मेरी भविष्यवाणी। जी, दे विल आल्सो गिव ट्रबल टू अमेरिका, ठीक है, क्योंकि अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने में वहां भी झिझक रहा है, ठीक है। तो उसके बाद तो सर डोनाल्ड ट्रंप का सर जो है 7वें आसमान पे पहुंच गया कि अब मैं मसल दूंगा ईरान को, रगड़ दूंगा, 2 दिन में मेरे जूते चाटने आ जाएंगे। 14 दिन हो गए साहब, आपके जूते तो गंदे हो गए, ठीक है साहब। 14 दिन में, क्योंकि देखिए साहब सीधी बात है, 37 साल मैं फौज में रहा हूं, झक नहीं मारी है फौज में, एक के बाद एक 5 अलग लड़ाइयां लड़ी हैं, लोग मरते देखे। एक तो हम फौजी जब भी लड़ाई शुरू करते हैं भगवान का मत्था टेक के शुरू करते हैं। ये लड़ाई आपने शुरू करी ट्रंप साहब ने अरब, वेनेजुएला रगड़ दिया, ईरान को रगड़ दूंगा, क्यूबा को खत्म कर दूंगा, ग्रीनलैंड को कब्जा कर लूंगा, कनाडा को 51st प्रोविंस बना दूंगा। यानी थर्ड वर्ल्ड के खासतर देशों के पीछे, अश्वेत देशों के पीछे व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं आप। मैं थर्ड वर्ल्ड को लात मारूंगा, रगड़ दूंगा, मेरे बाप की खैरात है, ठीक है साहब। कॉलोनियल ईरा है, 18वीं सदी में दुनिया को वापस ले जाऊंगा, अफ्रीकन स्लेव ट्रेड शुरू करूंगा। अच्छा अच्छा, तो साहब ऐसा है कि अभी तक आपने कमजोर से कमजोर मुल्क चुन के लड़ाई की, कमजोर से कमजोर, उसको पीट के आप डमरू बजा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, तांडव करना शुरू कर दिया, ठीक है। जरा रूस से लड़के दिखाइए, कोई बूट ऑन द ग्राउंड डाला एक भी 4 साल नहीं। चीन से लड़के दिखाइए, वो भी आपके होश आवाज के फाकते उड़ा देगा। आप साहब चीन को छोड़ दीजिए, ईरान ने आपके होश आवाज के फाकते उड़ा दिए। एंड आई थॉट हम थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं, ये हमारी भलाई के लिए, कि अमेरिका का जो अहंकार है इस पे थोड़ा चेक आए, ताकि थोड़ी सोबराइटी आए, जी, थोड़े से सोबर हो जाए ट्रंप साहब भी। जी, होंगे कि नहीं होंगे ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन अमेरिका के लोग इनको बताएंगे। अब नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आ रही है जी, लेम डक प्रेसिडेंट बन गए साहब, इम्पीच भी हो सकते हो। हाँ, वैसे भी अदालत ने इनको सजा दे रखी है, तो एक तरह से भारतीय हिसाब से देखा जाए तो जमानत पे छूटे हुए हैं। अगर राष्ट्रपति न चुने जाते तो जेल में होते इस वक्त। प्रिसाइसली, देखिए जब आप इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे पहुंचते हैं
then you put your country above everything else. ये तो हम सिपाहियों को सिखाया गया, my country comes first always and every time, my own interest come last always and every time. ठीक है साहब, लेकिन अगर आप लड़ाई का मुद्दा है एप्स्टीन फाइल्स सुर्खियों में ना आए, जो आईसीसी के खिलाफ आक्रोश है वो सुर्खियों में ना आए, जो इकोनॉमिक मंदी हो रही है वो सुर्खियों में ना आए, मेरे हित के लिए मार दो ईरान को, चाहे कितनी लाशें गिरे मुझे कोई परवाह नहीं, आपको परवाह करनी पड़ेगी। अमेरिका के लोग बॉडी बैग्स बिल्कुल नहीं चाहते। 50,000 बॉडी बैग आए थे वियतनाम से, रिचर्ड निक्सन की प्रेसिडेंसी खलास हो गई, इम्पीच हो गया था, इम्पीच हो गया। ठीक है साहब। इराक में 8 साल लड़ना पड़ा, 4,000 बॉडी बैग आए थे, आपकी हालत खस्ता हो गई थी, $4 ट्रिलियन बर्बाद हो गए थे। अफगानिस्तान में 20 साल लड़े और जैसे वहां से भागे, इज अ मिलिट्री डिसग्रेस, मिलिट्री टर्म्स में उसे मिलिट्री डिसग्रेस माना जाता है। उसके बाद यार यू वांट टू फाइट विद ईरान, आप समझते हैं कि केवल बमबारी करके सस्ती घटिया टिकाऊ विक्ट्री, चीप विक्ट्री मिल जाएगी मुझे, और मैं टीवी स्क्रीन के बारे में बोल के यू ऐसे पॉइंट करूंगा। 2 दिन टीवी स्क्रीन पे आना भूल गए थे जब ईरान ने पलटवार शुरू किए अपने मिसाइल से, जबरदस्त सारे क्या कहते हैं अमेरिकन बेसिस पे और इजराइल पे। कल रात को ईरान ने इजराइल पे 90 मिसाइल दागे हैं, नेतन्याहू साहब के दफ्तर पे दागे हैं, बंकर पे दागे हैं, हाइफा की ऑयल रिफाइनरी को ठोक दिया है, आग लगी है, 50% इजराइल का तेल वहां से आता है, ठीक है, जो उनकी पाइपलाइन अजरबैजान से आ रही थी उसको ठोक दिया है। बहुत नुकसान इजराइल का भी हुआ है साहब, हमें दुख होता है क्योंकि वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। हर लड़ाई में इजराइल ने हमारा साथ दिया, हम इसको भूल नहीं सकते, और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए थे 1 दिन लड़ाई के पहले। अब उस पर बहुत सारी चर्चा हो रही है, नहीं हो रही, वो दूसरी बात है, लेकिन वो गए थे, ठीक है साहब। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जो मेरे इजरायली दोस्त हैं, मैंने उनको कहा यार ये थोड़ा सोच समझ के लड़ना, आपका एरिया बहुत छोटा है, आपकी पॉपुलेशन बहुत कम है, थोड़ा भी नुकसान भारी पड़ सकता है, अंदाज लगाया जा रहा है 200 बेचारे इजरायली शहीद हुए, नुकसान जो हुआ है सो वो बाद में आंकड़ा लगाया जाए, ठीक है साहब। अब ये लड़ाई जाएगी कहाँ? देखा जाए तो 3-4 दिन अब अमेरिका अपने 3rd मिसाइल कोरिया से निकाल के ला रहा। कोरिया का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है साहब अमेरिका का कोई भरोसा नहीं, इन पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, हमको खाली छोड़ दिया है, हम पे चीन हमला कर दे, नॉर्थ कोरिया हमला कर दे तो ठीक है साहब। ये, और मैं आपको बता रहा हूं कि अगस्त के महीने में सी कंडीशन ताइवान के आसपास बहुत अच्छी होती है हमले के लिए। मैं तो बेट लगा सकता हूं कि अगर मैं चीनी कमांडर होता तो मैं राशन पानी लेके ताइवान पे चढ़ जाता, क्योंकि मुझे पता है कि अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का स्टॉक 0 के करीब आ रहा है, प्रोडक्शन स्पीड अप नहीं कर सकते जितना भी चाल, देयर आर फिजिकल लिमिट्स, अमेरिका के लिमिट्स हैं। टू कंक्लूड आई वुड से ईरान अमेरिका इजराइल की लड़ाई 21st सेंचुरी की डिफाइनिंग बैटल है। इससे फैसला होगा कि क्या दुनिया यूनिपोलैरिटी की ओर वापस धकेल दी जाएगी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, या मल्टीपोलैरिटी विल बी सॉलिडिफाइड, एस्टैब्लिश्ड। वेरी गुड दुबे साहब, मेरे को ये थोड़ा संतोष है, मुझे बहुत दुख है जो लाशें गिरी हैं, दोनों तरफ, तीनों तरफ का नुकसान हुआ है। एंड एज अ सोल्जर हम समझते हैं विधवा होने का क्या मतलब होता है, अनाथ होने का क्या मतलब होता है, अपने प्रियजन खोने का क्या मतलब होता है, ठीक है साहब। मैं कह रहा हूं कि यह लड़ाई हूड़मती में स्टार्ट की गई,
बगैर सोचे समझे आपने लड़ाई पहले शुरू की, स्ट्रेटेजी बाद में बनानी शुरू की। आपकी इस भारी भूल का खमियाजा अब दुनिया भुगत रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोजर से ऑयल $110 प्रति बैरल आ गया है। अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन 2.6% से बढ़ के 4.6% पे पहुंच गई है, बढ़ी जा रही। तेल की कीमत अमेरिका में लड़ाई के पहले $2 से $3 प्रति गैलन थी, आज वो $6-7 प्रति गैलन पे आ गई है। यानी अमेरिका की नॉन एप्स्टीन क्लास के, वर्किंग क्लास के पेट पे लात पड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको इसका खमियाजा नवंबर में भुगतना पड़ेगा। एक